हेलो एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फिक्स शुभेंदु में। पोर्चुगल नॉकआउट मैच जो एक तरीके से कहेंगे सेमीफाइनल मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच, वहाँ पे पाकिस्तान के लिए हार्ट ब्रेक रहा है। श्रीलंका जो कि डिफेंडिंग चैंपियन से 2022 में चैंपियन बने थे, पाकिस्तान को ही हरा के फाइनल में उन्होंने आखिरी बॉल पे पाकिस्तान को हरा दिया है। बहुत ही हाई वोल्टेज, बहुत ही रोमांचक मैच हुआ, जिसका एक तरह से सभी फैंस एक तरह से इंतजार कर रहे थे। मतलब आप एज ए पाकिस्तान फैन या श्रीलंकन फैन भी एक तरह से एक्सपेक्ट करते हो कि आप जीतो, लेकिन जो एक तरह से न्यूट्रल क्रिकेट फैन होते हैं उनके लिए चाहिए होता है मसाला वाला मैच की थ्रिलर मैच हो, और वही एक तरह से देखने को मिला है। आई थिंक अफगानिस्तान और श्रीलंका वाला मैच भी जो हुआ था बहुत एक तरह से क्लोजली कॉन्टेस्टेड मैच हुआ था, लेकिन वो एक तरह से कहेंगे कि आखिरी ओवर तक नहीं गया था। वो तो अफगानिस्तान ने जो टोटल था उसको उनको एक तरह से टारगेट दिया गया था कि आपको 37.1 ओवर में पूरा करना है, तो उन्होंने एक तरीके से उस हिसाब से खेला था, बट वो एक तरह से फेल हो गए थे। बट वो मैच आखिरी बॉल तक नहीं गया था। बट कल का जो मैच अगर आप देखो, सबसे पहले तो देखो क्योंकि बरसात होता है वहाँ पे, जो मैच है कि वो देरी से स्टार्ट होता है। 50 ओवर का नहीं बल्कि 45 ओवर का एक तरह से मैच होगा, ये एक तरह से डिसाइड होता है। लेकिन अगेन देखो कुछ ओवर वहाँ पे गेम होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से बरसात आती है, तो फिर अगेन जो कि वो वहाँ पे एक तरह से कुछ ओवर जो कि काटने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखो जो मैचेस के एक तरह से टाइमिंग होते हैं कि इस वजह से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ तक चलेगा, उस हिसाब से डिसाइड होता है। उस हिसाब से अगर आप देखो कट ऑफ टाइम्स भी होते हैं कि कब तक ओवर्स जो कि वो नहीं कटेंगे और किस टाइम से एक तरीके से ओवर जो कि कटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें देखो दोनों साइड से 8-8 ओवर एक तरह से कटे थे। बट इनिशियल अगर आप देखो जब मैच स्टार्ट हुआ था टॉस के बाद, तो 45 ओवर का ही हुआ था। अब इसमें देखिए जिन्होंने एक तरह से सिर्फ स्कोर कार्ड देखा होगा और मैच नहीं देखा होगा, उनको थोड़ा सा सरप्राइज़ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों टीमों का स्कोर एक तरह से बराबर है। पाकिस्तान ने 42 ओवर खेले थे, जिसमें उन्होंने 7 विकेट के नुकसान पे 252 किए हैं, और उसी 42 ओवर में श्रीलंका ने 252 ही किए हैं 8 विकेट के नुकसान पे। आप बोलोगे कि दोनों का स्कोर तो समान है, फिर श्रीलंका कैसा मैच जीता? तो इसी में आता है डीएलएस का एक तरह से खेल। अब देखो डीएलएस के बारे में देखो बहुत ज़्यादा एक तरह से आपको टेक्निकली जानने के लिए आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा, और आपको बहुत डिटेल से उसकी एक तरह से जो नियम है, जो जिस तरह से एक तरह से वो काम करता है उसको समझना पड़ेगा। यानी कि जो पहले टीम बैटिंग कर रही थी उसके लिए 45 ओवर थे, बट क्योंकि एक तरीके से मैच जो कि 42 ओवर का बाद में हो गया, तो वो जो 3 ओवर थे उसके लिए अगर आप देखो कुछ रन जो कि वो एक तरीके से वहाँ पे ऐड होते हैं, फिर वहाँ से आई थिंक कुछ कैलकुलेशन करके इधर ऐड किया जाता है या फिर डिडक्ट कर दिया जाता है उसी स्कोर में से, और वहीं पर आप देखोगे कि जो 253 का टोटल होना चाहिए था, वो एक तरीके से आप देखो 1 रन कम मिला श्रीलंका को चेस करने के लिए। फिर देखिए मुझे भी उतना एक तरह से टेक्निकली मालूम नहीं है, लेकिन वही चीज़ है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो फिर आप जाके इंटरनेट पर देख सकते हैं उसके बारे में। बट मैच के बारे में बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान टीम जब इस एशिया कप में आई थी, आई थिंक हॉट फेवरेट थे। इनफैक्ट वो ऐसी टीम थी जो कि एक तरीके से सबसे ज़्यादा बैलेंस साइड लग रही थी, और जिसको देख के लग रहा था कि नॉट जस्ट एशिया कप के लिए बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी वन ऑफ द कंटेंडर होंगे। और स्पेसिफिकली अगर एशिया कप की बात करें तो शायद इंडियन टीम से भी ज़्यादा बैलेंस एक तरह से उनके पास था, क्योंकि इंडियन टीम में आपको जैसा पता है कि 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं। तो इंडिया को एक तरह से वो परेशानी थी कि किस तरह से कॉम्बिनेशन एक तरह से सही सेट करे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो प्रॉब्लम नहीं थी। और रिसेंटली अगर आप देखो उन्होंने एक सीरीज़ जीत के आए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वहीं पर श्रीलंका पर ही खेल रहे थे हम्बन टोटा में। फिर उनके जो प्लेयर्स थे वहाँ पर लंकन प्रीमियर लीग में भी खेल रहे थे, तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो गया था इन कंडीशन का। नंबर 1 ओडीआई टीम थी, तो ऐसे में उम्मीद यही कर रहे थे कि बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जो इंडियन टीम के साथ उनको हार मिली, क्योंकि देखिए जो लीग स्टेज के मैचेस रहे वहाँ पे इन्होंने नेपाल को बुरी तरीके से धराशायी किया। बाद में इंडिया वाला मैच जो कि बन सकता था उनके लिए अच्छा, वहाँ पे बरसात आ गई, हालांकि वो भी एक तरह से 50-50 रहा था। लेकिन बाद में आप देखो सुपर 4 में जब वो आए, बांग्लादेश को वन साइडेड मारा, लेकिन जब इंडिया वाला मैच वो खेले वहाँ पे कंप्लीटली एक तरह से आउटप्लेड हो गए। 228 रन की जो हार उनको मिली, कहीं ना कहीं उसने उनके दिमाग में एक तरीके से वो जो पैनिक बटन है वो एक तरह से प्रेस कर दिया, और कुछ इंजरी इशूज़ भी रहे। हारिस रऊफ को इंजरी हो गई, नसीम शाह जो उनके 2 प्रीमियर पेसर है उनको इंजरी हो गई, फिर आई थिंक जडेजा की बॉल भी जो कि आगा सलमान को लगी थी उनको भी एक तरह से चोट आई थी। तो कुछ एक तरीके से फोर्स चेंजेस उनको करने पड़े और कुछ एक तरह से टीम में बदलाव भी किए। इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसा रहा कि मैच से एक दिन पहले उन्होंने एक टीम अनाउंस की जिसमें 5 बदलाव किए थे इंडिया वाले मैचेस में से। फ़कर जमान को ड्रॉप कर दिया था, फिर आगा सलमान भी, और आप देखो चोट की वजह से हो या फिर वो भी एक तरह से ड्रॉप हुए थे। फिर देखो नीचे से भी, और आप देखो फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया था। हारिस रऊफ, नसीम शाह इंजरी की वजह से बाहर हुए थे, और उनके जगह पर अगर आप देखो शॉट शकील को अंदर लाए थे, मोहम्मद हैरिस को अंदर लाए थे टॉप ऑफ द ऑर्डर। फिर
मोहम्मद नवाज़ को लेके आए थे कि फ़हीम अशरफ नहीं बल्कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर जो कि वहाँ पे खेलेगा, और फिर उनको पेसर भी एक तरह से ऐड करने पड़े थे। ओसिम जूनियर जो कि ऑलरेडी स्क्वाड में थे उनको ऐड किया था, प्लस शाहनवाज दानी और जमान खान को भी एक तरह से बैकअप के तौर पे बुलाया था, ताकि कुछ अगर इंजरी इशू जो कि वो बढ़ जाए उस पर एक तरह से वो रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दे। और वहीं पे देखो नसीम शाह जो कि वो एशिया कप से बाहर हो गए, उसी के चलते जमान खान को एंट्री मिल गई और सीधा वो प्लेइंग 11 में आए थे। लेकिन जब देखिए कि बाद में देखो टॉस हुआ जब मैच के दिन, तो वहाँ पे अगर आप देखो उससे भी एक तरह से चेंजेस देखने को मिले। फ़खर जमान जो पिछले रात तक एक तरह से ड्रॉप थे, उनको दोबारा से टीम में कंसिडर किया गया। साथ ही शौद शकील भी नहीं दिखे, उनकी जगह पे अब्दुल्ला शफीक देखने को मिले। अब देखो दोनों ही के लिए, शौद शकील और इमाम के लिए कहा गया कि इंजरी इशूज़ है। खैर वो तो ठीक है, लेकिन क्लियरली एक तरह से दिख रहा था कि पाकिस्तान टीम जो कि अंडर प्रेशर है, और श्रीलंका अपने घर पे खेल रही है, अपने कंडीशन में अपने स्पिनर के साथ, मतलब बहुत एक तरह से ख़तरनाक टीम बन जाती है। और स्पेशली जिस तरह से क्राउड उनको सपोर्ट करती है, तो मुश्किल ही होता पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की। अगर वहाँ पे देखो जो अब्दुल्ला शफीक आए थे, पहली बार ओपन कर रहे थे एशिया कप में, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली है, 52 की है 69 बॉलों में। लेकिन जो दूसरे उनके ओपनर थे फ़खर जमान, वो कम्प्लीटली एक तरह से लॉस दिख रहे हैं। मतलब उनका एक तरह से फॉर्म तो गया ही गया है, साथ में उनकी टेक्निक में भी एक तरह से काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। कल भी अगर आप देखो सिर्फ 4 रन बना पाए 11 बॉलों में, और फ़खर जमान मतलब सरप्राइजिंग लगा था जब वो ड्रॉप हुए थे। लेकिन कल जिस तरह से वो आउट है उसको देख के लगा कि उनका ड्रॉप होना सही था। क्योंकि देखो फ़खर जमान एक बड़े नाम है पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप में, और हमने देखा भी पास्ट में अच्छा किया है, चाहे वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल याद करो हमारे अगेंस्ट, या फिर 2021 का जो सेमीफाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहाँ पे भी याद करो, वहाँ पे भी अच्छी पारी खेली थी। तो वो एक बड़े मैच प्लेयर हैं, जब भी एक तरह से फॉर्म में होते हैं अच्छी और तगड़ी बैटिंग करते हैं और तेज़ रन बनाते हैं, जिससे कि एक तरीके से पाकिस्तान को जो अपनी बैटिंग लाइनअप में थोड़ा सा फायर पावर भी मिलता है। बट पिछले कुछ अगर आप मैचेस देखें, वहाँ पे बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। बाबर आजम एक और फेलियर उनके लिए रहा 29 के 35 बॉलों में, बट उनसे आप ये चीज़ एसोसिएट नहीं करते हैं। एक हाई प्रेशर मैच में, मस्ट विन गेम में आप चाहते हो कि बाबर आजम अच्छा करें। मतलब ये जो एशिया कप देखो, नेपाल वाला मैच छोड़ दो तो हर जगह पे एक तरह से वो फ्लॉप ही रहे हैं। और पिछले आई थिंक कुछ मेजर इवेंट्स में अगर आप देखो उनके कुछ बड़े रन्स नहीं आए हैं, तो फिर ठीक है, जो एवरेज है उनके पास है, या फिर जो भी एक तरह से वो रन बना रहे हैं बायोलिटरल्स में वो सही है, लेकिन ऐसे मेजर इवेंट्स में आपको रन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से कुछ एक्सपर्ट्स या फ़ैन जो कि है उनके, वो विराट कोहली से उनकी कंपैरिजन करते हैं, जो कि एक तरह से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर आजम अभी मतलब कहीं पे भी नहीं है जहाँ पे उनकी विराट के साथ एक तरह से कंपैरिजन हो सके। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए बाबर को एक तरह से बेहतर करना पड़ेगा। जब तक वो एक तरह से बड़े मैच में रन नहीं बनाएंगे, आई थिंक पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जो उनका मिडिल ऑर्डर था उसमें देखो मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी पारी खेली है, नॉट आउट रहे 86 रन पे 73 बॉलों में। बीच में हालांकि देखो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ट्रबल में आ गए थे पाकिस्तान, क्योंकि मोहम्मद हारिस ने सिर्फ 3 रन किया, मोहम्मद नवाज़ को ऊपर भेजा था, उन्होंने 12 रन किए। तो मिडिल फेज में आप देखो 4-5 विकेट गिर गए थे, रन भी उतने नहीं बने थे। और जब सेकेंड टाइम रेन इंटरप्शन हुआ, आई थिंक उसी के बाद देखो 3 ओवर एक तरह से कटे थे। उसी के जस्ट पहले आप देखो मोहम्मद नवाज़ आउट हुए थे, और उसी के चलते वो जो DLS मेथड अप्लाई हुआ था उसमें 1 रन जो कि वो कम श्रीलंका को बनाने पड़े थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो बरसात के बाद आई थिंक चीज़ें एक तरह से पाकिस्तान के लिए सेटल इन शुरू हुई, क्योंकि तब तक अगर आप देखो श्रीलंकन टीम एक तरह से डोमिनेट कर रही थी। बट वो जो पार्टनरशिप हुआ एक तरह से बरसात के ब्रेक के बाद, इफ्तिकार अहमद आया और उन्होंने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर थोड़ा सा तेज़ गति से रन बनाना स्टार्ट किया और अच्छी पार्टनरशिप की। अब देखो रिजवान का तो मैंने आपको बताया, इफ्तिकार ने भी 47 के 40 बॉलों में, और उसी के चलते अगर आप देखो 42 ओवर के एंड पे 252 का एक बहुत ही अच्छा और एक मैच विनिंग टोटल जो कि पाकिस्तान ने पोस्ट किया। अब उस दिन देखो कि इंडियन टीम ने 213 रन डिफेंड किए थे श्रीलंका के अगेंस्ट, और पाकिस्तान की बॉलिंग भी ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब है, मतलब उनके पास तो अच्छे गेंदबाज थे। लेकिन 252 रन भी एक तरह से कोई छोटे मोटे टोटल तो होती नहीं है कि 42 ओवर में चेज़ हो जाए, 50 ओवर में एक तरह से मुश्किल हो जाता है। लेकिन श्रीलंका की बैटिंग की तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है। श्रीलंका की बॉलिंग को अब देखिए एक आधा चेंज ज़रूर किया था। कशुन रजिता की जगह पे प्रमोद मधुसूदन को लाए थे, और ये गेंदबाज है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पिछला जो एशिया कप हुआ था उसके फाइनल में भी अच्छी बॉलिंग की थी, बाबर को शायद आउट भी किया था, तो उनको लाए थे। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। महेश थिक्सना को भी 1 विकेट मिला है। पथिराना सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज रहे जिन्होंने 3 आउट किया है, और जो स्टार रहे थे पिछले मैच के लेफ्ट आर्म स्पिनर दुनित वलेलगे, उन्होंने भी 1 विकेट निकाला, और वो विकेट बाबर का था। अब श्रीलंका के लिए अपनी जो टाइटल उसको डिफेंड करने के लिए 252 रन का जो टोटल था उसे पीछा करना था 42 ओवर में, और ये भी एक्सपेक्ट करना था कि बरसात ना हो। हालांकि बरसात अगर होती और मैच ड्रॉ होता, मतलब रिजल्ट नहीं आता, तो फिर श्रीलंका ही क्वालिफाई कर जाती, क्योंकि उनका पॉइंट्स जो कि वो एक तरह से स्प्लिट हो जाता और 3 पॉइंट के साथ दोनों टीमें रहती, और ऐसे में जो नेट रन रेट है वो प्ले में आता, और उसमें आप देखो श्रीलंका जो कि पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। खैर
श्रीलंका ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। दिमुथ करुणारत्ने की जगह पे कुशल पेरेरा को खिलाया था। कुशल पेरेरा आप देखो कुछ टाइम पहले भी कोविड से एक तरीके से परेशान थे, बट वो एक तरह से फिट होके आए हैं। बड़ी पारी तो नहीं खेली, बट अगर आप देखो 8 बॉल में 17 रन, आई थिंक 4 चौके मारे हैं। तो इन्हें साल एक तरह से वो जो थोड़ा सा स्टार्ट चाहिए होता है, क्योंकि सामने से अगर आप देखो शाहिन शाह अफरीदी बॉल डाल रहा है तो थोड़ा सा नर्वस ज़रूर रहता है, बट उन्हीं को एक तरह से उन्होंने अटैक किया। प्रथम निशंका ने भी 29 किए 44 बॉलों में। थोड़ा सा धीमा ज़रूर खेले, बट आई थिंक अच्छी स्टार्ट दी थी। लेकिन उसके बाद जो उनका मिडिल ऑर्डर रहा है, जो उनका स्ट्रेंथ रहा है, अगर आप देखो इस एशिया कप में, चाहे वो कुशल मेंडिस हो, चाहे वो सदीरा समरविक्रमा हो, या फिर चरित असलंका, तीनों ने एक तरह से क्वालिटी नॉक खेली। स्पेशली अगर आप देखो कुशल मेंडिस एक और शतक से चूक गए, बट 91 किए हैं 87 बॉलों में, बहुत अच्छी पारी खेली। इसके अलावा देखो समरविक्रमा ने भी आई थिंक जो 40-50 रन की पारियाँ लगातार खेली, उसने अच्छा ही किया है। 48 किए हैं 51 बॉलों में। इसके अलावा चरित असलंका की एक तरह से खास तारीफ होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना कंपोजर मेंटेन रखा और आखिर में जाके वो एक तरह से रन चेस को कंप्लीट कराया। उसके अलावा आप देखो जितनी भी उनकी तारीफ करें कम है। जो अंडर प्रेशर उन्होंने एक तरीके से डिटर्मिनेशन दिखाई थी। पिछली बार जो एशिया कप हुआ था वहाँ पे भी आप देखो एक आधा उन्होंने ज़बरदस्त नॉक खेली थी, आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट था। यहाँ पर आप देखो एक और बढ़िया पारी उन्होंने खेला है। हालांकि अगर आप ये रनचेस को देखो, एक वक्त पर आप देखो श्रीलंका बहुत ईजिली रनचेस कर रहा था, बट अब बीच में थोड़ा सा वो जो मिडिल ऑर्डर था उसमें विकेट जल्दी गिर गए। थोड़ा सा पैनिक बटन एक तरह से श्रीलंका ने भी एक तरह से प्रेस कर दिया था। उसी पे देखो कि दशुन सनाका ऊपर आए थे, बट 2 रन बना के आउट हुए। धनंजय डिसिल्वा जो कि इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन है, पिछले मैच में भी इंडिया के खिलाफ उन्होंने विकेट फेंक दिया था। उसके बाद मैच जो कि वो पलट गया था। यहाँ पे भी देखो उन्होंने 5 रन ही किए हैं। दोनों तोला लगा, पहले ही बॉल पे आउट हो गया था। और एक वक्त पर लग रहा था कि शायद 1 या 2 ओवर पहले मैच जीत जाएंगे, बट वो आखिरी बॉल तक चला गया। आखिरी 12 बॉलों में 12 रन शायद चाहिए थे, जिसमें बहुत एक अच्छा ओवर डालते हैं शाहिन शाह अफरीदी, जहाँ पे विकेट भी लेते हैं, रन भी कम देते हैं। आखिर ओवर में जब 8 रन रह गया था तो जमान खान ने भी अच्छी बॉलिंग की। पहले 4 बॉल में आप देखो सिर्फ और सिर्फ 2 रन ही दिए थे और एक रनआउट का विकेट भी उनको मिल गया था। बट आखिरी 2 बॉल में अगर आप देखो एक एज का चौका निकल गया थर्ड मैन की तरफ, और दूसरे में अगर आप देखो जो आखिरी बॉल में 2 रन चाहिए था तो चरित असलंका ने हल्का सा उसको एक तरह से गैप में प्लेस किया और 2 रन भाग गए और मैच जीत लिया। वही जो पॉइंट में बोल रहा था कि 210 रन पे 3 विकेट गिरे हुए थे, वहाँ पर आप देखो सिर्फ और सिर्फ 42 रन और ही चाहिए थे। लेकिन उसमें भी आप देखो 252 तक पहुँचते पहुँचते उनके 5 विकेट और गिर गए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि चरित असलंका खड़े रह गए अंत तक और मैच जो कि फिनिश करके आए। अदरवाइज़ अगर आप देखो श्रीलंका ने बहुत कोशिश कर दी थी कि जो जीता हुआ मैच है उसे पाकिस्तान को गिफ्ट कर दे। लेकिन अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें, आई थिंक बॉलिंग से बहुत ज़्यादा एक तरह से निराश हैं। जिस तरह से बॉलिंग, फील्डिंग, इवन कैप्टनसी भी बाबर की रही है, क्योंकि ऐसे हाई प्रेशर गेम में 42 ओवर में 252 तो आप डिफेंड करना ही चाहोगे डेफिनेटली, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि इतनी बुरी तरीके से आप मैच हार जाओ। हाँ, आखिर में जाके मैच इंटरेस्टिंग ज़रूर हो गया था, बट अगर आप देखो जो उनके मिडिल ऑर्डर बैटर बैटिंग कर रहे थे तब एक तरह से कोई भी एक तरह से चांस क्रिएट नहीं हो रहा था। आई थिंक एक जो चांस असलंका का भी एक तरह से ड्रॉप कर दिया मोहम्मद रिजवान ने, एक कैच था आई थिंक इफ्तिकार अहमद बॉल डाले थे उनकी बॉल पे, वो एक तरह से भारी पड़ गया। जैसे कि बॉलिंग के बारे में बोल रहा था कि इफ्तिकार अहमद अगर आप देखो 8 ओवर किए हैं, 50 रन देके 3 आउट किया है। तो जो उनके मेन स्पिनर थे शादाब और नवाज़, वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे। शादाब को 1 विकेट ज़रूर मिला, बट अगर आप देखो उनकी पिटाई भी हुई है। तो उसमें इफ्तिकार ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दी है। शाहिन शाह अफरीदी अगर आप देखो 2 विकेट ज़रूर लिए हैं, बट बेहतर होता कि वो नई बॉल के साथ लेते। उनको वो जो 2 विकेट मिले वो नीचे से मिला, जो कि एक तरह से पेनल्टी बेट ओवर था, उसी में एक तरह से उनको मिला। मोहम्मद वसीम जरूर उतने इफेक्टिव नहीं दिखे इस मैच में। नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग ज़रूर की थी, बट उनका स्पेल जो कि ख़त्म नहीं करवाया, हालांकि उनको विकेट भी नहीं मिले हैं। अंत में जमान खान बॉल डाल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। अपने डेथ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट करते हैं डेथ ओवर्स में। ऑलमोस्ट उन्होंने एक तरह से मैच निकाल दिया था। आई थिंक इस मैच को आप IPL का फाइनल की तरह ही देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि मोहित शर्मा ने पहले 4 बॉल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी थी और मैच लग रहा था कि गुजरात जीत गया, लेकिन आखिर 2 बॉल में जडेजा ने छक्का फिर चौका मारा और चेन्नई को चैंपियन बनाया। उसी तरह से आप देखो पहले 4 बॉल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। 2 डॉट बॉल थे, जिसमें से 1 रनआउट भी हुआ था, 2 ही सिंगल आए थे, तो ऐसे में 6 रन रह गए थे। उससे भी एक तरह से बड़ी चीज़ ये देखिए कि 8 विकेट गिरा हुआ था और महेश तीक्ष्णा जो कि वो बॉलिंग के दौरान इंजर्ड भी हो गए थे। तो इसका मतलब ये भी पता नहीं था कि वो बैटिंग करने आएंगे कि नहीं। तो अगर 1 विकेट गिरता हो सकता है वहीं पे मैच जो कि वो ख़त्म हो जाता। बट असलंका की तारीफ करेंगे, सदीरा समरविक्रमा और कुशल मेंडिस ने ऊपर में ज़रूर रन बनाए, बट ये जो फिनिशिंग काम होता है वो एक तरह से क्रूशियल होता है, तो उसको एक तरह से उन्होंने कंप्लीट किया। अब देखो पाकिस्तान टीम जो कि है वो एशिया कप तो ख़त्म हो गया उनके लिए, लेकिन अब वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन काफ़ी सारे एक तरह से सवाल उनके जहन में होंगे कि
कि अगर मेन गेंदबाज एक तरह से फिट नहीं हो पाता टाइम पे, फिर उनके लिए बैकअप कौन रहेंगे, किस तरह से उनको एक तरह से यूज़ करेंगे और क्या कॉम्बिनेशन वहाँ पे रखेंगे। और स्पिनर का उनको एक तरह से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो अभी स्पिनर है, उनके प्रीमियर स्पिनर शादाब, उनके वाइस कप्तान भी है, नवाज़ हो गए, वो उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। और मिडल ओवर्स में अगर स्पिनर काम नहीं करेंगे, फिर इंडियन कंडीशन में वर्ल्ड कप में बेहतर करना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए और ये भी बताइए कि क्या आप थोड़ा सा सरप्राइज हुए श्रीलंका के आई थिंक फाइनल में पहुंचने से, क्योंकि मेरा भी एक तरह से मानना यही था कि सुपर 4 में भी शायद एंट्री ना करे, बट अच्छा हुआ कि मैं गलत साबित हो गया। श्रीलंका ने अपनी एक तरह से गेम से, अपनी एक तरह से परफॉर्मेंस से एक तरह से गलत साबित किया है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट देखो, इनिशियली जिस तरह से उनके 4 खिलाड़ी प्रीमियर जो उनके गेंदबाज थे, जो कि उनके प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होते, वो एक तरह से अवेलेबल नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और जिस तरह से मैच जीते और फाइनल में प्रवेश कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। तो जो भी एक तरह से आपका फीडबैक है उसके बारे में ज़रूर दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।